हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में ना हम लोग 12th केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। 10 ऐसे क्वेश्चन को कर लेना है जो डायरेक्ट आपके 2025 एग्जाम में आएंगे। जी हाँ, ये जो क्वेश्चन होंगे ना वो आपके 2025 एग्जाम में आने की फुली गारंटी है। ठीक है, कैसे भी करके इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना 2025 एग्जाम देने से पहले। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन है एक एक करके सबको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप करने की जरूरत नहीं है। और मैं वीडियो में आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं वीडियो को शुरू में ही बोल देना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपके 2025 एग्जाम में आने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा कि विद्युत अपघटन के फैराडे के नियम क्या है। फैराडे का क्या नियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे होंगे तो आप खुद भी इस चीज को देखे होंगे कि हाँ ये कितना बार पूछा गया है। ठीक है ना, फैराडे का नियम। तो फैराडे ने दो नियम दिया था, कौन कौन सा नियम दिया था इसको अब हम लोग देखेंगे। तो विद्युत अपघटन में मुक्त तत्व की मात्रा प्रवाहित विद्युत चार्ज के समानुपाती होता है। पहला नियम ये था इसका, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो W इक्वल टू जेड इंटू क्यू होता है। जहां W क्या होता है तो मुक्त तत्व की मात्रा होता है, और जेड जो होता है इलेक्ट्रोड केमिकल होते हैं। ठीक है ना, और क्यू क्या होता है तो कुल चार्ज होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला जो इसका नियम था क्या था, तो दूसरा नियम यही था कि विभिन्न पदार्थों में जमा होने वाले तत्वों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक यानी कि केमिकल इक्विवेलेंट के समानुपाती होता है। ठीक है ना, ये दूसरा नियम था, ये किसका, तो फैराडे का। ठीक है ना, फैराडे का ये दूसरा नियम था। ठीक है, चले आगे अगले क्वेश्चन को देखें क्या बोल रहा है। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि पहला था ठीक उसी तरह दूसरा भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या बोल रहा है कि हाइबर विधि से अमोनिया गैस कैसे बनती है। हाइबर विधि से अमोनिया गैस कैसे बनती है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हाइबर प्रक्रिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस उच्च दाब और तापमान पर लोहे के उत्प्रेरक के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, और वो प्रतिक्रिया क्या होता है तो N2 प्लस 3H2 तीर मार्क होता है, तीर मार्क को प्रतिक्रिया पढ़ते हैं 2NH3 बोलते हैं। ठीक है ना, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे 10 प्रतिक्रिया को आपको रट जाना है कैसे भी, क्योंकि वहां पे प्रतिक्रिया को लिखना होता है। ठीक है, तो आप इसको या तो समझ जाते हो तो सबसे बेहतर है, अगर नहीं समझ रहे हो तो इसको कैसे भी करके रट जाना है भाई, वहां पे लिखना है। इतना आपको दिमाग में रख लेना है, बिना लिखे काम नहीं चलने वाला। तो मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है क्या कि दाब 200 से 300 ATML होता है। उसके बाद क्या होता है तो तापमान होता है, क्या होता है तापमान तो 400 450 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्प्रेरक क्या होता है तो लोहे का उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक में। ठीक है, चले आगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर कैसे करते हैं। कैसे अंतर करेंगे जी, तो देखिएगा क्या क्या इसके अंतर करने के हैं। तो प्राथमिक जो है वो क्या होता है तो प्राथमिक अल्कोहल में लाल रंग होता है, द्वितीयक में नीला रंग होता है, तृतीयक में क्या होता है तो रंगहीन होता है। इतना आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है कि कोलिगेटिव गुण क्या है। कोलिगेटिव गुण क्या है, वे गुण होते हैं जो घोल में विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्या होते हैं ये, तो वो घोल में क्या होते हैं तो विलय के गुणों के कणों पर क्या होते हैं तो ये निर्भर रहते हैं। विलय के कणों पे ये निर्भर रहता है। कौन रहता है निर्भर, तो कोलिगेटिव होता है। ठीक है ना, और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं इसको भी आपको लिखना होगा। तो उदाहरण है वाष्प दाब का अवनमन, उसके बाद उबलंक वृद्धि, उसके बाद हिमांक अवनमन, उसके बाद चौथा हमारा क्या है तो प्रसरण दाब है। ठीक है ना, चलिए पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि कोल्बे की अभिक्रिया क्या है। तो कोल्बे की अभिक्रिया में फिनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करके सैलिसिलिक एसिड बनाया जाता है। सैलिसिलिक एसिड बनाया जाता है, जिसका अभिक्रिया क्या हो वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि C6H5OH प्लस CO2 तीर चिन्ह, उसके बाद आपको तीर चिन्ह को प्रतिक्रिया पढ़ते हैं, इसको याद ध्यान में रखिएगा। C6H4 और OHC OH होता है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि रीमर टीमेन अभिक्रिया क्या है। रीमन टीमेन अभिक्रिया क्या है, इस अभिक्रिया में फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और
और NaOH के साथ गर्म करके सैलिसाइलाहाइड तैयार किया जाता है, ठीक है ना, सैलिसाइलाहाइड तैयार किया जाता है। और इसका प्रतिक्रिया क्या होता है ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे के C6H5OH प्लस CHACl3 प्लस 3NaOH तीर मार्क इसको प्रतिक्रिया पढ़ते हैं, ध्यान में रखिएगा। C6H4 और OHCHO प्लस 3NaCl प्लस 2N2H2O होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिएगा कि एल्डोल संघनन क्या है। एल्डोल संघनन क्या है जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एल्डोल संघनन में दो एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया होती है जिसमें बीटा हाइड्रोक्साइड और एल्डिहाइड का कीटोन बनता है। इसके उदाहरण क्या है, इसको प्रतिक्रिया क्या है, इसको देख लीजिएगा। तो CH3CHO प्लस CH3CHO तीर मार्क होता है। उसके बाद क्या होता था, CH3CHCOH और CH2 और CHO होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है इसको देख लीजिएगा ध्यान से। किसी इलेक्ट्रोड और उससे जुड़े विलयन के बीच उत्पन्न विभव को क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रोड और उससे जुड़े विलयन के बीच उत्पन्न विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसे नर्सट अभिक्रियन से निकाला जा सकता है। कौन सा नर्सट अभिक्रिया होता है इसको ध्यान में रखिएगा। तो नर्सट अभिक्रिया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि E इक्वल टू E0 माइनस RT बाई NF और ln Q है, ठीक है ना। ये नर्नस्ट समीकरण है, नर्नस्ट समीकरण ये आपको है, जहां पे E0 क्या होता है, तो मानक विभव होता है और Q इक्वल टू अभिक्रिया भागफल होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सक्रिय ऊर्जा क्या है, उत्प्रेरक का प्रभाव समझाएं। सक्रिय ऊर्जा क्या है, उत्प्रेरक का प्रभाव क्या है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सक्रिय ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी अभिक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक होती है। तो वह अभिक्रिया जो किसी अभिक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक होती है उसे क्या कहते हैं, तो सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होता है उसको भी देख लीजिए। तो उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को कम करता है जिसमें प्रतिक्रिया की गति बढ़ जाती है, ठीक है। क्या करता है ये, तो उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को कम करता है जिसमें प्रतिक्रिया की गति क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है, ठीक है ना। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देखिएगा कि वाष्प दाब में संक्षेप अवनमन और को समझाइए और क्या अवनमन संक्षेप में होता है इसके बारे में आप लोग बात करेंगे। तो जब एक विलय किसी विलयक में घुलता है तो विलयक के वाष्प दाब में कमी हो जाती है, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि त्रिभुज P/P0 इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। और जहां P0 इक्वल टू क्या होता है, तो शुद्ध विलयक का वाष्प दाब होता है और त्रिभुज P इक्वल टू क्या होता है, तो वाष्प दाब में कमी होता है, ठीक है। आशा और उम्मीद करता हूं कि 10 क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझकर कर लेंगे और जाके एग्जाम में भी लिख कर आएंगे, जिससे कि आप लोगों की जो मार्क्स है ना बहुत अच्छे आने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ, गेस्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ताकि आपका और मेरा सपना दोनों आदमी के साथ साथ पूरा हो सके। धन्यवाद।